दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी डिडक्शन, रिबेट और एग्जेम्पशन जिसे क्लेम करने से सभी इंडिविजुअल को 4 से 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट हो सकता है इनमें से बहुत सारी एग्जेम्पशन, रिबेट आपने ऑलरेडी ले ली हों, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखने के बाद अपने आईटीआर जो भी आप फाइल करने वाले हैं या जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उससे कंपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपने कोई रिबेट, डिडक्शन या एग्जेम्पशन छोड़ दी हो। जिसने भी रिटर्न फाइल कर दिया है वो यदि कोई ऐसी इनकम पाता है जो एग्जेम्प्ट है या डिडक्शन मिल सकती है तो अपना आईटीआर वो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ विद कैलकुलेशंस की हर इंडिविजुअल जिस पे 20% या 30% का रेट एप्लीकेबल है वो 4 से 5 लाख रुपए आराम से कैसे बचा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आईटीआर फाइलिंग के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जो आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं, हमने पीछे देखा है कि कुछ लोग या कुछ जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं वो गलत एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को और कुछ गलत डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं जो उन्होंने कभी डिपॉजिट किया ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एलआईसी में 1.5 लाख रुपए का या पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं किया है, उसके बावजूद वो डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स नोटिस बहुत जल्द आ जाए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट नोट रिलेटिंग टू इनकम टैक्स रिटर्न्स। आईटी रिफंड प्रोसेसिंग विल टेक टाइम दिस ईयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा टाइम लेने वाला है इस साल, सभी के रिटर्न स्क्रूटनाइज होने वाले हैं। इसके लिए वो मैनुअल टेक्निक नहीं अपनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशली डिज़ाइंड सेल्फ ऑटोमेटेड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे कि वो सारे आईटीआर स्क्रूटनाइज करने वाले हैं। इसलिए देखेंगे आप कि आपका रिफंड भी थोड़े टाइम के बाद आएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका पूरा डाटा जो पैन कार्ड से लिंक्ड है उसको कलेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपके आधार से भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी उन दोनों को मैच करेगा। इसके बाद एआई क्या करेगा, विल टैली द ट्रांजैक्शन लिंक्ड विद योर आधार पैन। दोनों आधार पैन से जो भी आपकी ट्रांजैक्शन लिंक्ड है उन दोनों को मैच करेगा और सभी बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपकी फैच कर लेगा। इसके बाद आपकी सभी डिटेल, फिक्स डिपॉजिट, क्वार्टरली इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर, सभी गेन, सारे बैंक अकाउंट जो भी आपने डिक्लेयर किए हैं या नहीं डिक्लेयर किए हैं उन सभी को ये फैच करेगा और फिर आपके आईटीआर से मैच करेगा कि आपने सारे बैंक अकाउंट शो किए हैं या नहीं, या सारी डिटेल करेक्टली फाइल की है या नहीं। ये सारे के सारे अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट भी फैच कर लेगा और जहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं वो डिटेल भी इसके द्वारा फैच कर ली जाएगी। इसके बाद ये क्या करेगा, ये पोस्ट ऑफिस और जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनकी भी इंफॉर्मेशन निकालेगा और सभी को मैच करके ये आपके आईटीआर से कंपेयर करने वाला है, जिससे ये होगा कि जहाँ पर भी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या तो आईटीआर में शो नहीं की है या फाइल नहीं की है या कोई भी इंफॉर्मेशन गलत फाइल की है, उसके लिए आपको आईटीआर नोटिस इशू कर दिया जाएगा। तो यदि आपने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने आईटीआर में फाइल नहीं की है या गलती से छूट गई है उसे ज़रूर चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास नोटिस ज़रूर आएगा। आफ्टर ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट, वीज़ा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज, जब भी आप ये सारे काम करते हैं तो आपको पैन या आधार देना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल सॉफ्टवेयर फैच करने वाला है जिससे आप कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ नहीं सकते। तो अपना आईटीआर दोबारा से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए यदि आपने फाइल कर दिया है। यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन समरी, फॉर्म 26AS, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ दी तो आपको एआई सॉफ्टवेयर द्वारा जब ये चेकिंग होगी आईटीआर की तो जहाँ पर भी डिस्क्रिपेंसी होगी वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम एक नोटिस इशू कर देगा। तो प्लीज़ बी कॉशियस, जब भी आप आईटीआर फाइल करें उसे बड़े ध्यान से करें और किसी टैक्स कंसल्टेंट की भी सलाह लें ताकि आपको नोटिस आने के चांस कम से कम हो। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन, एग्जेम्पशन और रिबेट
जो आप क्लेम करके 4 से 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें से कुछ एग्जेम्पशन रिबेट आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये रिबेट डिडक्शन नहीं पता होंगी, लेकिन एक बार और मेरे वीडियो देखने के बाद आप अपने ITR से कंपेयर कर लीजिए कि कोई रिबेट एग्जेम्पशन डिडक्शन आपने छोड़ तो नहीं दी, या कोई ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो और वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो। तो आइए सबसे पहले हम सैलरी इनकम से शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये तक का। मील वाउचर यदि आपकी कंपनी आपका एम्प्लॉयर देता है तो अप टू ₹50 ईच डे एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1600 पर मंथ। लीव ट्रैवल अलाउंस यदि आपको सैलरी में मिली है तो 4 साल में 2 बार एग्जेम्प्ट होती है। ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट या EPF का विड्रॉल है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है विद कंडीशंस। मोबाइल रेम्बर्समेंट मिला है वो भी आपको एग्जेम्प्ट होता है। बुक्स एंड पीरियोडिकल का कोई रेम्बर्समेंट है वो भी एग्जेम्प्ट होता है विद कंडीशंस। कोई चिल्ड्रन अलाउंस आपको सैलरी का पार्ट है तो वो भी आप देख लीजिए लिमिट, वो भी कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे एम्प्लॉई क्लेम करते हैं वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आप जरूर चेक कीजिए और इसकी डिडक्शन भूलिएगा मत। इसके बाद हम चलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ। सबसे पहले जितनी भी आपकी रेंटल इनकम है उस पर फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए सेक्शन 24 सब सेक्शन A के अंडर। उसके बाद दूसरी डिडक्शन पे चलते हैं। यदि आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने कहीं से भी लोन ले रखा है तो 2 लाख रुपए पर ईयर इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप क्लेम कर सकते हैं ऐसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तीसरा, यदि आपने जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली रेंट आउट कर रखी है तो इंटरेस्ट अनलिमिटेड आप क्लेम कर सकते हैं। जितना भी इंटरेस्ट आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हैं वो पूरा क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख पर ईयर है, लेकिन एक्चुअली रेंट आउट प्रॉपर्टी पे या लेट आउट प्रॉपर्टी पे कोई लिमिट नहीं है। तो जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है वो पूरा आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद चौथी डिडक्शन है म्युनिसिपल टैक्सेस। कोई भी आपने हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है वो भी आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम से डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कैपिटल गेन की तरफ। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपने 1 साल से ऊपर रखे हैं और 1 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपको गेन होता है तो अप टू 1 लाख रुपीज़ पर पर्सन पर ईयर एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर जो गेन होगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स प्लस सेस सरचार्ज जो भी आपको एप्लीकेबल होगा वो लगेगा अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितना कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म में। और यदि 1 लाख तक है तो आपका पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन 1 लाख के ऊपर है तो आपको उस ऊपर के 1 लाख के ऊपर के पोर्शन पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन या डिडक्शन लेना ना भूलें। इसके अलावा कुछ सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन भी होती हैं कैपिटल गेन में, उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, कंसल्टेंट से ओपिनियन ले सकते हैं कि कहीं कोई एग्जेम्पशन में आपको एग्जेम्पशन लेने ही, ऐसा तो नहीं कोई एग्जेम्पशन आप छोड़ रहे हो। तीसरा है पीरियड ऑफ होल्डिंग और टैक्स रेट। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो कैपिटल एसेट आपने बेची है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिसपे 12 महीने तक रखने पर वो शॉर्ट टर्म होती हैं और कुछ होती हैं 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म, और कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो 36 मंथ रखने के बाद लॉन्ग टर्म होती हैं। ये शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन का डिफरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों का टैक्स रेट डिफरेंस है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सी कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ताकि आप करेक्ट टैक्स पे कर सकें और आप ज़्यादा टैक्स पे ना कर दें। इसके बाद हम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में आते हैं इनकम टैक्स के। उसमें सबसे पहली डिडक्शन है सेक्शन 80 TTA। इसमें हर आदमी या मेल या फीमेल 10,000 पर पर्सन क्लेम कर सकता है सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी उसको इंटरेस्ट मिलता है। यदि आपका सेविंग इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है सभी बैंकों का मिलाकर तो आपको 10,000 तक की छूट है। यदि आपका सेविंग इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो पूरा का पूरा आपको डिडक्शन है। सेक्शन 80 TTB, ये डिडक्शन सिमिलर है सेक्शन 80 TTA की तरह, बट इसमें ये डिडक्शन सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है और ये डिडक्शन 50,000 रुपये पर पर्सन है। यदि पर्सन सीनियर सिटीजन है तो आप सभी तरह के इंटरेस्ट, चाहे वो FD पर हो या सीनियर सिटीजन स्कीम पर हो, सभी इंटरेस्ट मिलाकर आपको पर ईयर 50,000 रुपये तक की डिडक्शन अवेलेबल है। इसके बाद आप सेक्शन 80C जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, 1.5 लाख रुपये तक की एक डिडक्शन आप हर साल ले सकते हैं, जिसमें LIC, 5 साल की टैक्स सेवर FD, स्कूल फीस, PPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हाउसिंग लोन रिपेमेंट, प्रिंसिपल जो पार्ट होता है, और भी बहुत सारी डिडक्शन है जिनको आप कंबाइंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है टोटल 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम।
इसके बाद एक और सेक्शन जो ATCCD 1B में है, 50,000 रुपये की आप एडिशनल डिडक्शन, जो कि ATC के 1.5 लाख के अलावा है, यदि आपने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 5वीं डिडक्शन, सेक्शन 80G डोनेशन। यदि आपने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं फ्लड रिलीफ या कहीं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कहीं भी डोनेशन दिया है तो कई जगह इसकी 100% डिडक्शन मिलती है और कई जगह 50%। तो जितने भी आपने डोनेशन दिए हैं उनको चेक कर लीजिए। यदि आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ वो डिडक्शन भी क्लेम कीजिए। इसके बाद हम आते हैं 6 सेक्शन 80GG। यदि आप रेंट पे कर रहे हैं लेकिन आपकी सैलरी में HRA नहीं है तो आप सेक्शन 80GG के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 80E 7 डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। आजकल जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे वो आपके लिए, खुद के लिए हो, बच्चे के लिए हो या स्पाउस के लिए हो, सभी तरह के इंटरेस्ट एलिजिबल हो आप 80E में डिडक्शन लेने के लिए, और ये डिडक्शन आपको 8 साल तक अलाउड है। इसके बाद एक और डिडक्शन, 8 डिडक्शन सेक्शन 80D, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है और आजकल सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल पॉलिसी। इसमें देखिए मैंने एक टेबल शो किया है आपको, इसमें हम सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट बिलो 60 ईयर्स ऑफ यदि एज है तो आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, या और पेरेंट्स भी यदि हैं तो उनकी भी 25,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल डिडक्शन इस केस में आपको 50,000 तक की मिल सकती है। दूसरा केस देखते हैं, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट अबव 60 ईयर्स। यदि आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर की एज के हैं तो आप अपने लिए 25,000 की डिडक्शन और पेरेंट्स के लिए 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। तीसरा केस देखिए, आप खुद भी 60 साल के ऊपर हैं और आपके पेरेंट भी 60 साल के ऊपर हैं, यानी दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, तो आप दोनों केस में 50,000 और 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख रुपए। इन सभी केसेस में डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने इस अमाउंट तक का प्रीमियम पे किया होगा। तो प्रीमियम पेड और दिस अमाउंट विच आई हैव शोन ऑन द टेबल, विच एवर इज लेस इज अलाउड एज डिडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बारे में, वर्किंग चिल्ड्रन के लिए यदि आप प्रीमियम देंगे तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वर्किंग चिल्ड्रन को वो अपने ITR में क्लेम करनी है। नो डिडक्शन फॉर सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, अंकल आंट। कोई भी आपके भाई बहन, दादा दादी, अंकल आंटी के लिए कोई भी प्रीमियम आप पे करेंगे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, उनको अपने ITR में क्लेम करनी है। जैसा कि आप जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी टैक्स लगता है जो कि आजकल GST है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिडक्शन क्लेम करें तो आपको बेसिक अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करना है, ना कि GST का। तो GST इज़ नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। तो मान लीजिए आपका प्रीमियम पॉलिसी का है 20,000 और उसके ऊपर 18% टैक्स यानी GST लगता है 3600 रुपये, तो आपको डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 20,000 की, 3600 रुपये आपको इग्नोर करना है। नो डिडक्शन इफ प्रीमियम इज पेड इन कैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीमियम को आप कभी भी कैश में पे मत कीजिएगा, नहीं तो आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप एक साल में कोई हेल्थ चेकअप कराते हैं अपना, बच्चों का या फैमिली मेंबर्स का, तो क्यूमुलेटिव सिर्फ 5,000 रुपये तक का आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि इन लिमिट के अंदर ही आएगा, ना कि इसके ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जेम्प्ट इनकम की, जिनके ऊपर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो आप इन इनकम का ध्यान रखिएगा ताकि आप टैक्स पे ना कर दीजिएगा। पहला है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो भी आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उस पर जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम, कुछ कंडीशन के साथ आपकी एग्रीकल्चर इनकम पूरी एग्जेम्प्ट होती है। थर्ड है अमाउंट रिसीव्ड अंडर LIC। अमाउंट रिसीव्ड अंडर LIC, जो भी आपको सम अश्योर्ड मिलता है, कोई पॉलिसी ले रखी हो, वो भी एग्जेम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। चौथा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये भी एग्जेम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। यदि आपको कोई गिफ्ट मिला है कहीं लोगों से या अपने रिश्तेदारों से, वो भी एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, तो इसको भी आप चेक कीजिए और टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लीजिए कि कोई गिफ्ट आपको टैक्स नहीं देना है, गलती से आप उस पर टैक्स ना पे कर दीजिएगा। 6 अदर, बहुत सारी मैनी एग्जेम्प्ट इनकम होती है अंडर सेक्शन 10, तो ये भी आपको जरूर चेक करनी है कि कोई इनकम एग्जेम्प्ट हो और आप उस पर टैक्स पे ना कर दें। अब देखिए ये चार्ट मैंने इसमें दिखाया है कि कितना आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो आपको क्लेम करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, यदि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो कितना बेनिफिट हो सकता है।
सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेविंग इंटरेस्ट, एटीसी डिडक्शन, एटीसीसीडी 1B, एनपीएस डिडक्शन, डोनेशन डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, मेडिक्लेम, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। तो ये सारी अमाउंट मैंने जनरल एक मिनिमम या मिडल अमाउंट ली है, जिससे सभी को ये अमाउंट ज़रूर मिलती होंगी। और आप देख सकते हैं यदि आपका 20% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 2,15,000 रुपये टैक्स बेनिफिट हो सकता है, और यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो मिनिमम आपको 3,22,333 रुपये का टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, यदि आप इन सभी डिडक्शन को ध्यान में रखें। तो इन डिडक्शन को ज़रूर देखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं सारे एम्प्लॉयर जनरली जनवरी के मंथ में ही आपसे सारी डिडक्शन प्रूफ ले लेते हैं। हो सकता है कि जनवरी तक आपने सारी इन्वेस्टमेंट ना की हो और आपने एम्प्लॉयर को 1.5 लाख से कम एटीसी या मेडिकल प्रीमियम जो है एटीडी में, वो आपने प्रूफ उनको कम सबमिट किए हों, क्योंकि आपकी पॉलिसी की डेट फरवरी या मार्च हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ITR फाइल करें तो ITR ऑटोमेटिक आपके फॉर्म 16 से इन्फॉर्मेशन लेता है, वो जनवरी तक की इन्फॉर्मेशन उसमें लेगा ऑटोमेटिक। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी लिमिट जो फरवरी मार्च में भी आपने प्रीमियम पे किए हैं उनकी डिडक्शन भी ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि आप ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल करने के चक्कर में जनवरी तक का ही प्रीमियम उसमें डालें और आपकी डिडक्शन कम रह जाए, क्योंकि डिडक्शन का कम रहना मतलब टैक्स ज़्यादा पे करना। टैक्स ज़्यादा मतलब हमारी पॉकेट से मनी का आउट गो, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। कोई भी आपको इस बारे में क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कौन सी सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मेंशन कीजिए। तो और कोई भी क्वेश्चन हो आप इसमें मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ। तो देखा दोस्तों, मैंने जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी और जितनी भी डिडक्शन रिबेट एग्जेम्पशन की बात की, ये आप अपने ITR से कंपेयर कीजिए, ताकि आपकी कोई भी रिबेट एग्जेम्पशन या डिडक्शन छूट ना जाए। अभी भी आपके पास समय है, आप अपना ITR करेक्ट फाइल कर सकते हैं, या ITR यदि फाइल कर दिया है तो उसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आज ही उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। इसके बाद मैं वही 2 बातें आपको रिपीट करना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, रोज़ अपने लिए कुछ टाइम निकालें और एक्सरसाइज करें। दूसरा, कम से कम एक अच्छा काम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे काम नहीं करते, लेकिन कम से कम एक अच्छा काम एक्स्ट्रा जो आपकी डेली लाइफ से हट कर है वैसा ज़रूर करें। जैसे किसी गरीब को खाना खिलाएं या किसी गरीब बच्चे की मदद करें, जिससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और कंट्री का भी थोड़ा भला होगा। उसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट से मेरे 150 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।